नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 12वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जिजीविसा की विजय। जिजीविसा की विजय कैलाश चंद भाटिया के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे जिजीविसा क्या होता है? जीने की इच्छा, जीने की इच्छा की विजय। तो यहाँ पे है वो, हम इस संस्मरण को है वो पढ़ते हैं। जिजीविसा की विजय। जिजीविसा जीने की इच्छा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मन में समाहित जीवन लालसा ने ही गोपामऊ यानी हरदोई निवासी श्री राम सहाय के घर में जन्मे बालक रघुवंश सहाय वर्मा को हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य डॉक्टर रघुवंश के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरी डॉक्टर रघुवंश से सर्वप्रथम भेंट भारतीय हिंदी परिषद के विजय अधिवेशन में 1954 ईस्वी में हुई। ये कह रहे हैं कि मेरी जो इनसे है वो सबसे पहली जो भेंट है वो 1954 ईस्वी में हुई। रामनिवास बाग के मध्य यानी जो भव्य हॉल में अधिवेशन संपन्न हो रहा था, रामनिवास बाग है वहां पे भव्य हॉल में एक अधिवेशन हो रहा, उसमें है वो उनकी मुलाकात होती है यानी भेंट होती है। मैं तो देखते ही दंग रह गया कि एक व्यक्ति पैर से निरंतर तेजी से लिखता जा रहा है। किससे लिखता जा रहा है? पैर से निरंतर वो लिखता जा रहा है यानी लगातार। जब वहां विद्यमान अन्य विद्वानों से उनका परिचय प्राप्त हुआ तो ज्ञात हुआ कि ये तो वही डॉक्टर रघुवंश है जिनके विषय में विद्यार्थी जीवन से सुनता आया हूं, यानी विद्यार्थी जीवन से मैं उनके बारे में सुनता आया हूं। पर यह नहीं मालूम था कि लेखन कार्य में इतना सक्रिय विद्वान दोनों हाथों से लाचार है, यानी दोनों हाथों से ही वो क्या है? लाचार है। सक्रिय का मतलब होता है क्रियाशील। तब तक उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा 1948 में हिंदी साहित्य के भक्ति काल और रीति काल में प्रकृति और काव्य विषय पर डी.फिल की उपाधि प्राप्त कर ली थी। भाई डॉक्टर रमानाथ सहाय ने बातचीत के दौरान सूचित किया कि वह जब संस्कृत में एमए कर रहे थे तब डॉक्टर रघुवंश हिंदी में एमए कर चुके थे और संस्कृत की कक्षाओं में उपस्थित रहते थे। उसी विश्वविद्यालय में वह प्राध्यापक बने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निकटस्थ होने के कारण यानी समीप या करीबी होने के कारण वह सक्रिय रूप से भारतीय हिंदी परिषद से जुड़ चुके थे और इसके मंत्री थे। मैं ये देखकर चकित रह गया कि इतने विशाल समुदाय में इतने सक्षम लेखकों के होते हुए भी पूरी कार्रवाई ही यानी पूरी कार्रवाई की निरंतर रिपोर्टिंग डॉक्टर रघुवंश ही बड़ी तेजी से अपने पैर से ही कर रहे थे। एक व्यक्ति इतना अधिक सक्रिय रह सकता है, यह आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था कि कोई व्यक्ति है वो इतना सक्रिय है वो रह सकता है जिसके दोनों हाथ है वो नहीं है, पैर से है वो लिख रहे हैं और इतने सक्रिय तरीके से। तो इस बारे में वो सोच करके क्या हो गए? आश्चर्यचकित रह गए। साधारणतः परीक्षा में भी ऐसे बालकों को कोई लेखक देने का प्रावधान है, यानी जिनके हाथ नहीं है, यानी एग्जाम में भी यानी परीक्षा में भी कोई लेखक है वो यानी लिखने वाला देने का क्या है? प्रावधान है। पर डॉक्टर रघुवंश ने अपनी सूझबूझ से ऐसी पद्धति विकसित कर ली थी जो प्राय देखने को नहीं मिलती है। इस पद्धति से उन्होंने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसमें दो राय नहीं है कि उन्हें प्रेरणा मिली हिंदी भाषा और साहित्य के प्रकाश स्तंभ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से और अभूतपूर्व सहयोग और सहायता मिली डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी से। संयोग से एलनगंज में डॉक्टर रघुवंश और डॉक्टर चतुर्वेदी साथ ही एक घर में निवास करते थे और बैंक रोड स्थित अपना अपना स्थायी आवास भी पड़ोसी के रूप में बनवाया, जहां अब दोनों ही निवास कर रहे।
लेकिन यह सब तो प्राप्त हुआ इलाहाबाद आने के बाद ही। मैं निरंतर सोचता रहा कि आखिर कौन सा तत्व है जिससे रघुवंश विपरीत परिस्थितियों में भी आगे ही बढ़ते गए। काफी सोच विचार के बाद मत बनाया, यानी विचार बनाया कि हो न हो उन्होंने अपने मन में कुछ बनने की ठान ली हो, यानी उन्होंने कुछ न कुछ ऐसी मन में है वो ठान ली है कि कुछ तो है वो बनना ही है। एक बार दिल्ली में मन क्या है विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी। देश विदेश के विद्वानों वैज्ञानिकों ने गंभीर विचार विमर्श कर मन को परिभाषित करने की चेष्टा की। ये माना गया कि मन मस्तिष्क नहीं है। ये माना गया कि मन मस्तिष्क नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क शरीर के भीतर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें बहुत कुछ घटता रहता है। मस्तिष्क की तरंगों को कोई चेतना, कोई चित्ती, कोई संज्ञान की संज्ञा देता है। चित्ती का मतलब जागृति, संज्ञान ज्ञान सहित, कल्पना करना, अतीत में जाना, अवधान, पर्यवेक्षण, विचारणा आदि अभिक्रियाओं का संपादन मस्तिष्क करता है। अवधान का मतलब होता है ध्यान या मनोयोग, मन की एकाग्रता। पर्यवेक्षण का मतलब होता है निरीक्षण, और समुच्चय यानी सुगठित, तो जिसके समुच्चय का नाम मन है। मन को विद्वानों ने 3 मंजिला भवन, नववल्कल, वत्सल, सर्पिल माना है। नववल्कल, नव यानी नया, वल्कल का मतलब होता है वृक्ष की छाल का जो कपड़ा होता है उसको, वत्सल बच्चों से प्रेम करने वाला, और सर्पिल सांप जैसा जो घुमावदार है वो। तो विद्वानों ने 3 मंजिला भवन है वो माना है। लगता है अतीन्द्रिय अनुभवों के केंद्र मन सर्पिल में ही उन्होंने पक्का विचार बना लिया होगा, यानी उन्होंने ये है वो पक्का विचार बना लिया होगा। उन्होंने जो लेखन कार्य किया वह बहुत से उन विद्वानों से भी संभव नहीं हो सका जिन्होंने मजबूत हाथ लेकर जन्म लिया। यानी उन्होंने जो लेखन कार्य किया है वो लेखन, 2 हाथ जिन्होंने ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं उनसे भी वो संभव नहीं, इतना सुंदर वो लेखन है वो करते थे। मात्र मन की मजबूती से ही कालांतर में वह सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। इस समय मुझे महाकवि प्रसाद की पंक्तियां स्मरण आ रही है, यानी कालांतर में अपनी ऐसे मजबूती के कारण ही सर्वोच्च पद पर वो क्या हुए, प्रतिष्ठित हुए। और प्रसाद की कुछ है वो ये पंक्तियां है वो याद आती है। मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है अपना, बुद्धि देव बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना। यानी यहाँ पे कह रहे हैं प्रसाद जी कि मन जब निश्चित सा कर, यानी मन में यानी ठान लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, लेता कोई मत है अपना, बुद्धि देव बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना। ये मन ही तो है जिसमें चाह है, लक्ष्य है, वही उसमें पवित्रता, कोमलता व प्रियता है। उनका नव उत्साह से भरा मन हमेशा लेखन कार्य, सेवा कार्य में रमता है। हर प्रकार की स्वच्छता की भावना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग रही है। बहुत से लोगों में स्वच्छता बाह्य रूप में ही मिलती है। बहुत से यानी ज्यादातर लोगों में तो ये बाह्य रूप में ही देखने को मिलती है, पर डॉक्टर रघुवंश बाह्य रूप और आंतरिक रूप में तो स्वच्छ है ही, अर्थ संबंधी मामलों में भी स्वच्छ है, जो आजकल कम ही दिखाई देता है। किस युक्ति से वह रिक्शा में बैठने से पूर्व उस चालक की देय राशि निकालकर रख लेते हैं, यह विस्मयकारी है। देय राशि यानी देने के लिए जो पैसे हैं वो पहले ही है वो निकाल के रखते हैं। विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक। अब वो कैसे निकाल करके रखते हैं, पहले से ही है वो निकाल के रख लेते हैं, जिससे उनको साथ ले जाने वाले व्यक्ति अपने पास से रुपए न दे दे। अर्थ की सूचिता के वह ज्वलंत उदाहरण है। सूचिता का मतलब होता है पवित्रता के, वो ज्वलंत उदाहरण है। उनके रहन सहन व व्यक्तित्व में जितनी स्वच्छता मिलती है
उसका स्पष्ट प्रभाव उनके द्वारा संपादित कार्यों में परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है। साफ साफ वो जो भी कार्य करते हैं वो वहां साफ साफ दिखाई देता है। यह सब कुछ संभव हो पाने के पीछे उनका मजबूत मन तो है ही, साथ ही वह संकल्प शक्ति भी है जो उन्होंने स्वतः ही धारण कर ली थी। यानी जो संकल्प लिया है वो उन्होंने स्वतः ही धारण कर ली थी, क्योंकि मन ही तो संकल्पमय होकर सक्रिय हो उठता है। संकल्प ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। जो संकल्प लिया है वही व्यक्ति की क्या होती है? प्रतिष्ठा होती है। डॉक्टर रघुवंश ने जीवन में जो सर्जना की वह सब कुछ इसी कारण है क्योंकि सृजनात्मक चैतन्य ही तो संकल्प है। फिर सर्जना चाहे किसी भी प्रकार की हो, संकल्प के बिना संभव ही नहीं। सृजनात्मक मतलब निर्माणकारी, चैतन्य यानी चेतना या जागृति। संकल्प ही तो चेतना का वह गुण है, यानी संकल्प ही चेतना का वह गुण है जिसमें मन की दृढ़ता, इच्छा, विचार, चिंतन, विमर्श विद्यमान रहते हैं। यानी ये सारी की सारी चीजें उसमें है वो विद्यमान रहती है। गुण के रूप में संकल्प ही मन का लक्षण है। यानी अगर गुण के रूप में कहें तो संकल्प ही मन का लक्षण है। मनुष्य मात्र इस संकल्प से ही संचालित होता है। इसको ही शोपेनहावर ने जीने का संकल्प, नीत्शे ने शक्ति संकल्प व विलियम जेम्स ने श्रद्धा का संकल्प बताया है। उसकी कुछ भी व्याख्या करें, संकल्प शक्ति ही मन में जागृत होती है और व्यक्ति के जीवन में नया प्राण फूंकती है। यानी व्यक्ति का जो जीवन है उसमें नया प्राण फूंक है वो देती है कौन? संकल्प शक्ति जो है वो उसके जीवन को अर्थ देती है। तभी तो मनीषियों ने सर्व संकल्प मूलम स्वीकार किया है। मनीषियों यानी ज्ञानी, विद्वानों या जो विचारशील व्यक्ति है उन्होंने। इस संकल्प शक्ति के कारण ही डॉक्टर रघुवंश निरंतर लिखते रहे। तंतुजाल, अर्थहीन, छायालय यानी कथा साहित्य, हरि घाटी ये यात्रा संस्मरण, मानस पुत्र ईशा, जीवनी, नाट्य कला, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य आदि कृतियां प्रकाशित हुई। यानी इतनी सारी कृतियां हैं वो रचनाएं इन्होंने लिखी है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जो विशिष्ट व्याख्यान माला के अंतर्गत भाषण दिए उनको संस्थान ने ही समसामयिक हिंदी कविता और आलोचना शीर्षक से प्रकाशित किया। हमेशा उनका व्यक्तित्व सौम्य रहा, व्यक्ति की वृत्ति की प्रसन्नता का रूप ले लेती है। उसके बाद स्वतः ही सौम्यता झलकती है। बाद में है वो स्वतः ही सौम्यता है वो उसमें झलकने लगती है और चेहरा तेज से दमकता है। प्रसन्न वृत्ति, सौम्यत्वम। मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, ये भाव प्रारंभ से ही उनमें विद्यमान रहा। सच्चे अर्थों में वह कर्म योगी रहे हैं। यानी कर्म में लगा व्यक्ति जो है वो कर्म योगी कहलाता है। तो वो सच्चे अर्थों में एक कर्म योगी थे। शारीरिक दृष्टि से छोटा नहीं, अप्रत्याशित बाधा होते हुए भी मन कर्म में निरंतर रत रहा और नव नव प्रकाश विकीर्ण होता रहा। यानी विकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ। अप्रत्याशित का मतलब आकस्मिक, जिसकी आशा हमने नहीं की, वो अप्रत्याशित। डॉक्टर रघुवंश को अधिक निकट से देखने का सौभाग्य मुझे 1963 में मिला। इस बार भी भारतीय हिंदी परिषद का अखिल भारतीय अधिवेशन था। यानी उस अधिवेशन में उनकी है वो नजदीकी से है वो क्या होती है? मुलाकात होती है। यह अधिवेशन डॉक्टर नगेंद्र की अध्यक्षता में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन महादेवी जी ने किया। जिसका उद्घाटन किसने किया? महादेवी जी ने उसका उद्घाटन किया। परिषद के विविध क्रियाकलापों से जुड़े होने के कारण डॉक्टर रघुवंश पर विशेष उत्तरदायित्व था और मैं विश्वविद्यालय में कार्यरत था। उस समय उनकी कार्य पद्धति से अधिक अवगत हुआ। यानी उनकी जो कार्य पद्धति है उससे मैं है वो अधिक अवगत हो सका।
जो आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करता है, जो आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करता है, उसकी योग्यता तो उसके कार्यों से प्रकट होती है। वही कारण है यही कारण है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में जब हिंदी साहित्य कोश का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो डॉक्टर रघुवंश न केवल संपादक मंडल में रहे, वरन उस परियोजना का संयोजकत्व भी किया, यानी उसका संयोजन भी उन्होंने किया। उन्होंने कोश के लिए लेखन कार्य भी किया। हिंदी साहित्य कोश के प्रकाशन में उनका बड़ा योगदान रहा है। किसी भी परियोजना का विकास कर उसको ऊंचाई तक ले जाना और उसके लिए अपने को न्योछावर करते रहना उनका स्वभाव बन गया। योजकता, आत्मविश्वास, आत्मबल, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का संबल लेकर वह निरंतर आगे बढ़ते ही गए। योजकता का मतलब मिला हुआ। समझौतावादी प्रवृत्ति उनमें कभी नहीं रही कि किसी से समझौता कर लें, किसी कार्य से समझौता कर लें, तो समझौतावादी प्रवृत्ति उनमें कभी भी नहीं रही। अपनी योग्यता और क्षमता के बलबूते पर वह निरंतर अग्रसर हुए और सर्वोच्च पद से अवकाश प्राप्त कर उच्च शिक्षा संस्थान शिमला में भी प्रतिष्ठित रहे। वहां रहते हुए भी उन्होंने अपनी प्रतिमान स्थापित किए। लेखन के साथ साथ निरंतर संपादन कार्य भी किया। भारतीय हिंदी परिषद के मुख्य पत्र अनुशीलन का अनेक वर्षों तक संपादन किया। प्रारंभ से ही वह विद्रोही व जुझारू प्रकृति के रहे। प्रारंभ से ही वो विद्रोही और जुझारू प्रकृति के थे। प्रतिमान का मतलब होता है नमूना या मानक। लोहिया जी की विचारधारा से वह प्रभावित रहे। देश में आपातकाल की घोषणा के बाद उन्होंने कारागार से जो पत्राचार किया, वह पत्र विधा की अभूतपूर्व कृति बन गई और बाद में जेल और स्वतंत्रता शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस प्रकार डॉक्टर रघुवंश मन जिसका मजबूत के जीते जागते उदाहरण है। मजबूत के जीते जागते क्या है? उदाहरण। डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अधूरा रह जाएगा यदि उनके विचारक रूप को न समझा जाए, यानी उनका जो विचारक रूप है उसको अगर नहीं समझा जाए तो उनका जो मूल्यांकन है व्यक्तित्व का वो क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। उनके प्रत्येक आलेख में उनकी मौलिकता तो झांकती ही है, पर विचारक का रूप सबसे अधिक मुखर हुआ जब विचारों का त्रैमासिक क ख ग उनके प्रयासों से प्रारंभ हुआ। वह इसके संपादक मंडल में भी थे और संयोजक भी थे। जुलाई 1963 के प्रवेशांक में दृष्टिकोण के अंतर्गत उनका सुविचारित आलेख नए राष्ट्र और वर्तमान की चुनौती प्रकाशित हुआ, जिसके कुछ अंश आज 3 दशक के बाद भी सामयिक होने के कारण उद्धृत करना चाहता हूं। इसका सार संक्षेप देने में मूल भाव के ओझल होने का खतरा है, अतएव कुछ उपयोगी अंश इस प्रकार है। यदि सचमुच एशिया और अफ्रीका को विकसित होना है तो अपने सभी प्रश्नों को निजी संदर्भ में रखकर देखना होगा। विकास की यह पद्धति मूलतः भ्रामक है कि जिस रेखा में किसी दूसरे देश ने उन्नति की है उसी रेखा पर आगे बढ़ा जा सकेगा। भ्रामक यानी भ्रम पैदा करने वाला। विकास की रेखा का प्रत्येक बिंदु आगे आने वाले बिंदुओं को अग्रसर करने में सहायक हुआ है। स्वयं पीछे रहकर, पिछड़कर ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति या राष्ट्र अपने विकास के लिए उस रेखा का अनुसरण करना चाहेगा जो वह सदा के लिए अनुवर्ती बना रहेगा, यानी पिछड़ा रहेगा। अनुकरण यानी नकल करना, यानी पीछे चलना। विकास की प्रतिद्वंद्विता यानी मुकाबला करने की जो अवस्था होती है उसको, तो विकास की प्रतिद्वंद्विता में और बिना प्रतिद्वंद्विता के विकास कभी संभव नहीं होता। सदा अपनी स्वतंत्र रेखा खींचनी होगी।
सदा यानी हमेशा क्या खींचनी होगी, एक स्वतंत्र रेखा खींचनी होगी, अपना निजी मार्ग बनाना होगा, वह कितना ही छोटा प्रयत्न क्यों न लगे। परंतु एक और तो उस रेखा पर हमारी दृष्टि विकसित राष्ट्रों के उच्चतम बिंदु पर रह सकेगी और दूसरी ओर हमारी सृजनात्मक प्रतिभा को पूर्ण मुक्ति मिल सकेगी। एशिया अथवा अफ्रीका के सभी स्वाधीन देशों को यूरोप की बौद्धिक पराधीनता से मुक्त होकर अपनी निजी प्रतिभा का अन्वेषण करना होगा, यानी खोज, यानी उसे देखना होगा, जांचना होगा, खोज करनी होगी और अपने निजी वैशिष्ट्य यानी विशेष अधिकार जो है, विशेष क्रिया जो है उसको वैशिष्ट्य, तो निजी वैशिष्ट्य के बिना उनके विकास की संभावना पर विचार किया ही नहीं जा सकता। आर्थिक सहायताओं से अविकसित देशों की आर्थिक नीति, औद्योगिक पद्धति तथा विकास की दिशा निर्धारित हो जाती है। ये देश बिना मौलिक रूप से विकसित हुए ही विकास का अनुभव करने लगे हैं और बिना संतुलित संपन्नता का आभास पाने लगे हैं। चिंतन के दो पक्ष हैं। चिंतन के क्षेत्र में शुद्ध सैद्धांतिक ज्ञान और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगों और परीक्षणों की निश्चित योजना। चिंतन के क्षेत्र में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है और विज्ञान तथा प्रविधि के क्षेत्र में मौलिक तत्वों, सिद्धांतों तथा पद्धतियों के आधार पर अग्रसर हुआ जा सकता है। रूस और जापान ने यही करके दिखा भी दिया है। अपने मौलिक वैशिष्ट्य तथा सृजनात्मक प्रतिभा के सहारे आगे बढ़ना है। उनके विकास का मार्ग वही भाग होगा। निष्कर्ष रूप में डॉक्टर रघुवंश ने इस लंबे आलेख में घोषणा की, आज इन नई स्वाधीनता प्राप्त और विकास की कामना करने वाले राष्ट्रों की सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए बौद्धिक मुक्ति और मौलिक सृजनशीलता का अवसर। बौद्धिक जागरूकता के लिए क ख ग का प्रकाशन महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। ईमानदारी से सोचने व कहने की शुरुआत इस पत्रिका के माध्यम से हुई, जिसका श्रेय डॉक्टर रघुवंश के विचारक रूप को है। डॉक्टर रघुवंश का विचारक रूप निरंतर प्रखर होता गया, जिसका दिग्दर्शन उनकी कृति मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन में हुआ। यानी डॉक्टर रघुवंश है, उनकी एक रचना है मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन। इसमें है वो उनके जो विचारक है, उनके दर्शन है वो प्रखर होते हैं, दिग्दर्शन है वो वहां पे होते हैं। इस कृति में ईशा की दया, करुणा और क्षमा को भारतीय परंपरा से संस्पृक्त कर व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। यानी डूबा हुआ हिंसा, प्रतिशोध और स्वार्थ के अंधकार से घिरे आज के विश्व के सामने ईशा का जीवन और दर्शन दोनों ही प्रकाश की ओर उन्मुख करता है। निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा के रंग इससे समानता रखते हैं। उन्मुख का मतलब जिसका मुख उस ओर, या उन्मुख यानी तैयार। मनुष्य जाति के कल्याण और उसके आसपास के मौलिक विश्व की भलाई के लिए उपयुक्त सत्य पाने की ओर प्रयास किया गया है, जिसमें अन्वेषण की वृत्ति भी है। वृत्ति यानी स्वभाव, अन्वेषण यानी खोज, यानी खोजना किसी चीज का, तो उसकी वृत्ति भी है वो उसमें है। यह जीवनी विधा में लिखी गई पुस्तक हमारे समाज के लिए परम उपयोगी है, जिस पर धर्म दर्शन के लिए 1985 का श्री भगवान दास पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा डॉक्टर रघुवंश को दिया गया। डॉक्टर रघुवंश को यही सम्मान नहीं मिला, उनको अन्य सम्मान भी मिलते रहे, जिनमें से बिड़ला ट्रस्ट द्वारा दिया गया शंकर पुरस्कार सर्वोच्च है। 1954 यानी
1994 में उन्हें उत्तर प्रदेश शासन का प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी उत्तर प्रदेश का जो भारत भारती पुरस्कार है, जो सम्मानित प्रतिष्ठित, वो है वो उनको 1994 में मिला। सहाय परिवार में असहाय स्थिति में संपन्न होते हुए मन की मजबूती व संकल्प शक्ति से वह मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। यानी हर किसी के मूर्धन्य स्थान पर वो क्या हुए? प्रतिष्ठित हुए। कौन? डॉक्टर रघुवंश। तो ये संस्मरण था, इसमें डॉक्टर रघुवंश के बारे में है वो जानकारी है वो मिली हमें। इससे हमें है वो एक चीज सीखने को मिलती है, जिजीविषा की विजय। यानी अगर जीने की लालसा है और मन में अगर कोई संकल्प ले लिया जाता है, कुछ करने की ठान ली जाती है, तो उसकी जो बाधाएं हैं वो बहुत छोटी हो जाती है, सामान्य हो जाती है। तो यही है वो हम इससे है वो सीखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।